Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have some discussion on conditioning. हम इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस टॉपिक को हम इसके कंट्रोल के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे. और एग्जांपल जो इसमें कोट की गई है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोलस्क स्लग. उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम डिटेल से इलेबोरेट करेंगे. वेल, कंडीशनिंग आप लोग जानते हैं कि समटाइम किसी प्राइमरी स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ जब रिलेट कर दिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज कंडीशनिंग. इसमें आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं. जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी बाय पेवलोव, दैट इज आल्सो नोन एज पेवलोव कंडीशनिंग. स्लाइवेशन रिस्पॉन्स ऑफ अ डॉग ऑन द रिंगिंग ऑफ बेल, जिसमें पेवलोव ने एक डॉग को ट्रेन किया था बेल या बजर के साथ फूड के एक्सपोजर को, बजर और फूड को जो है वो रिलेट कर दिया था. इसमें हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी दैट बजर वाज इररेलेवेंट स्टिमुलस, सेकेंडरी स्टिमुलस, जबकि उसमें जो फूड है स्लाइवा के लिए, स्लाइवा की प्रोडक्शन के लिए, दैट वाज अ प्राइमरी स्टिमुलस. अब इस प्राइमरी स्टिमुलस को जब सेकेंडरी स्टिमुलस के साथ रिलेट किया गया तो इसे नाम दिया गया कंडीशनिंग. व्हेन वी पेयर अप और पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस with the primary or main stimulus is called conditioning or classical conditioning. ये operant conditioning जो है वो एक हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी इसकी. क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने स्टडी की थी और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक एंड बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स को. ये लोअर जो डायग्राम आपको इसमें नजर आ रही है, लोअर जो पिक्चर नजर आ रही है लोअर साइड पे, ये उसी हवाले से है. और ये जो अपर पिक्चर है ये पेवलोव कंडीशनिंग या स्लाइवेशन रिस्पॉन्स जो हमने स्टडी किया था उससे रिलेटेड है. There can be few of you who are completely unaware of the work of the pioneer students of conditioning. Pavlov का हमने पढ़ा था, Thorndike and B.F. Skinner operant conditioning में, और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को रिविजिट किया जा रहा है, दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है with their centralized control. Pavlov के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया फिर से. इन इस एक्सपेरिमेंट Pavlov presented tethered dogs with food. फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस जब दिया गया तो ऑब्वियसली सिर्फ फूड के रिस्पॉन्स से भी या फूड के एक्सपोजर से भी स्लाइवेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था या स्लाइवा की प्रोडक्शन शो हो रही थी. और मेरे बेटे इसके अलावा जब उसने अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया बजर का, तो बजर से विदाउट फूड शुरू में कोई स्लाइवेशन रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा था. जब उसने बजर को और फूड को कंबाइन कर दिया फॉर फ्यू डेज, रिलेट कर दिया, तो तब स्लाइवेशन रिस्पॉन्स को नोट करता रहा. एंड आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशन ऑफ बजर ओनली, बेल ओनली, सिर्फ बेल बजाने से भी जो है वो स्लाइवा का रिस्पॉन्स, स्लाइवा की प्रोडक्शन शो हो रही थी. दैट मीन्स एक इररेलेवेंट स्टिमुलस, सेकेंडरी स्टिमुलस इररेलेवेंट, उसको प्राइमरी स्टिमुलस यानी फूड के साथ रिलेट कर दिया गया था, एंड दैट प्रोड्यूस्ड द सेम रिस्पॉन्स which was produced by प्राइमरी स्टिमुलस. अगरचे स्लाइवा की अमाउंट थोड़ी सी कम थी जो कि फूड और बेल के एक्सपोजर के साथ आ रही थी, लेकिन स्लाइवा की प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से इंक्रीज जरूर हुई थी. दैट मीन वो रिलेट कर लिया था उस डॉग ने स्लाइवा को और बेल की जो है वो रिंगिंग को. फिर हमने स्किनर बॉक्स की भी एग्जांपल डिस्कस की हुई है. थॉर्नडाइक एंड बीएफ स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे एनिमल्स पे, कैट्स पे, रैट्स पे, कि कोई स्पेसिफिक लिवर प्रेस करने के बाद जब उन एनिमल्स को फूड मिल रहा था. Thorndike and B.F. Skinner both carried out experiments in which animals were housed in an unnatural environment and required to perform a new behavior in order to escape or gain some reward or food. इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का हमने नाम दिया था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी इसी को कहते हैं. Thorndike, for example, placed cats into a box that they could only escape from if they pressed a specific lever. Initially, they would do this quite by accident. शुरू में जाहिर है वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे, किसी चीज को जब प्रेस करेंगे तो उनको escape करने का मौका मिलेगा या उनको फूड मिलेगा. लेकिन बार बार रिपीट करने से जाहिर है वो एनिमल ट्रेन हो जाता है और फिर जो नेक्स्ट escape मूवमेंट्स हैं या जो नेक्स्ट फूड लेने की जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो पहले से बहुत एफिशिएंट, रिफाइंड और
लेस टाइम में जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। दैट मीन्स कि कंडीशनिंग या एनिमल्स को यूज टू बनाया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस, इररिलेवेंट स्टिमुलाई। Similarly, animals may be housed in a Skinner box where they were required to peck or disc or pull a lever in order to release a food reward. ये Skinner box की example यहाँ पे भी quote की गई है. Although the test subjects may initially need to be trained to do this by gluing food to the disc or lever, कि अगर आप उसको ट्रेन करना चाह रहे हैं एनिमल को कि वो एनिमल उस स्पेसिफिक लेवर को प्रेस करे, तो उसके ऊपर फूड रखना पड़ेगा समटाइम आपको, या उसके ऊपर आप कह लें कोई उसका अट्रैक्टिव स्टिमुलस उसको देना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ये जो लिवर है इसको प्रेस किया जाए, किसी स्पेसिफिक लिवर को प्रेस किया जाए। तो उसके लिए फिर एनिमल को जो है वो इस सेकेंडरी स्टिमुलस या एनिमल को इस लिवर प्रेसिंग या बटन प्रेसिंग स्टिमुलस के साथ रिलेट करना आसान हो जाएगा। वो एनिमल इजीली लर्न कर जाएगा अगर उसको कोई अट्रैक्शन नजर आ रही है वहां पे ऑलरेडी। इस एसोसिएटेड लर्निंग को हायर एनिमल्स में तो स्टडी किया ही गया है, दैट एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें हम पेयरिंग कर रहे हैं एक इररिलेवेंट स्टिमुलाई को रेलेवेंट स्टिमुलाई के साथ। लेकिन एसोसिएटेड लर्निंग यहाँ पे डिस्कस की गई है एप्लीजिया जो स्पीशी है, एक एप्लीजिया कैलिफोर्निका, ये आपको नजर आ रही होगी राइट साइड पे, एप्लीजिया कैलिफोर्निका। इसके जो गिल्स हैं उनके गिल्स के जो है विदड्रॉन रिफ्लेक्स को स्टडी किया गया कंडीशनिंग के रेफरेंस से। प्रोसेस ये है कि इस एनिमल को, इस स्लग को, जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है टच का, आइदर विद द हेल्प ऑफ अ पेन, तो ये अपने गिल्स को जो है या किसी और तरह से आप जब स्टिमुलस देंगे तो ये अपने गिल्स को विदड्रॉ कर लेते हैं। द विदड्रॉन एरिया इज शोन हियर इन द डॉटेड लाइन। इतने से एरिया में ये गिल्स जो है वो उनको विदड्रॉ कर लेते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो एप्लीजिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था, किसने एसोसिएशन से ये लर्न किया कि कब जो है गिल्स को रिट्रैक्ट करना है और कब जो है गिल्स की रिट्रैक्शन ये जरूरी नहीं है, यदि इसको हैबिचुएट किया गया बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस। For example, associative learning in aplysia, the ability of an animal to learn by association, is clearly biologically very important. और इसकी एग्जांपल्स हमने पहले हायर एनिमल्स में स्टडी की हुई, बट इनफैक्ट ये एक लोअर एनिमल है, हम जानते हैं इट्स एन इनवर्टिब्रेट, फाइलम मोलस्का से बेटा इसका ताल्लुक है। And the sea slug, Aplysia californica, is a marine vegetarian that can grow up to a massive 1 meter size in length and reach a weight of up to 7 kilograms. ये इसकी डायग्राम है और ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी है एप्लीजिया की, जो आपको नजर आ रही है राइट साइड पे। In just the same way that Pavlov was able to train dogs to link a conditional stimulus, कि उसने एक conditional stimulus को relate किया primary stimulus के साथ with a conditional response, के saliva भी उसमें produce हो रहा था। Thomas Kereau and his colleagues have been able to train aplysia in the same way to associate one stimulus applied to the siphon with the subsequent application of another stimulus to the animal's tail, कि ये एनिमल का जो है वो साइफन का पोर्शन है, साइफन के स्टिमुलस को और इसके टेल के ऊपर जो स्टिमुलस अप्लाई किए गए उनको रिलेट किया गया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। अच्छा, इसमें ये डिस्कस किया गया that Thomas Kereau and his colleagues have been able to train aplysia to associate one stimulus applied to the siphon with the subsequent application of another stimulus to the animal's tail. That is to say that they demonstrated that aplysia could remember that one stimulus predicted another, कि अगर एक स्टिमुलस दिया जा रहा है तो फिर दूसरा स्टिमुलस भी दिया जाएगा। ये इसके अंदर मेमोरी डेवलप होती है एप्लीजिया कैलिफोर्निका में। In one of their experiments, the researchers applied a mild tactile stimulus to the siphon of their test subject. ये आपको पता है कि ये tactile stimulation siphon पे अप्लाई की जा रही है, पहले इसको mild stimulation दी गई, and by doing so, the animal elicited showed that gill withdrawal reflex. ये इसका एक defensive behavior है कि गिल्स कोई एनिमल withdraw कर लेता है, जैसे हमने शुरू में देखा था कि गिल थोड़े से एरिया में आ जाते हैं। Just look at this, ये इसके गिल ज्यादा एरिया में नजर आ रहे हैं। After the application of this tactile stimulus, इसको आप सेकंड डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे गिल्स एक थोड़े से एरिया में विदड्रॉ कर लिए गए हैं, इनसाइड उनको विदड्रॉ कर लिए। ये स्लग का डिफेंसिव बिहेवियर है।
If the stimulus is repeated at 90-second intervals, the reflex rapidly habituates. A process that manifests, that shows itself as a sequential reduction in the intensity. कि बार बार अगर 90 सेकेंड्स के इंटरवल से माइल्ड स्टिमुलस दिया जा रहा है तो स्टिमुलस उसके लिए हार्मफुल भी नहीं है. तो ये देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड या 11 या 13 स्टिमुलाई के बाद इसका जो रिस्पॉन्स है गिल को विथड्रॉ करने का, वो रिड्यूस होते होते ऑलमोस्ट खत्म हो गया. लेकिन जब इसको एक गैप के बाद शॉक कंडीशन से गुजारा गया, शॉक कंडीशन से इसको इस लग को पास किया गया, तो वो जो इसका गिल विथड्रॉल का रिफ्लेक्स था वो रीगेन हो गया. दैट मीन्स इसने दोबारा से जो अपने गिल को विथड्रॉ करना शुरू कर दिया, उस रिस्पॉन्स को देना शुरू कर दिया. ऐसा क्यों है? अगर शुरू में उसे वो हार्मफुल स्टिमुलस नहीं लग रहा कि इट्स अनहार्मफुल, इट्स नॉट डैमेजिंग, तो उसका रिस्पॉन्स स्लो डाउन हो गया. लेकिन फिर एक शॉक के बाद वही रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है. दैट मीन्स कि एनिमल्स यूज टू हो जाते हैं, बट अगर उन्हें कोई शॉक कंडीशन से गुजारा जाए या उन्हें गैप के बाद कोई स्टिमुलस दिया जाए तो फिर वो डीहेबिचुएशन, यानी हेबिचुएशन का प्रोसेस, हेबिचुएशन खत्म भी हो जाएगी. और ये जरूरी भी है, इस पर्पस के लिए जरूरी है कि एनिमल जो है वो अपनी सर्वाइवल इसी तरह से यकीनी बनाते हैं कि वो हार्मफुल स्टिमुलाई को इजीली डिटेक्ट कर पाए. अगर हैबिचुएशन एक परमानेंट प्रोसेस हो जाए तो फिर ऐसा होगा कि हर हार्मफुल जो या अनहार्मफुल स्टिमुलस है उसके बाद जो हार्मफुल स्टिमुलाई है, हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, कम रह जाएगा. दैट कुड बी डैमेजिंग, दैट कुड बी हार्मफुल फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. तो इस वजह से ऑर्गेनिज्म में हैबिचुएशन तो डेवलप होती है, बट हैबिचुएशन के बाद डीहेबिचुएशन भी डेवलप होती है. जैसे इस डायग्राम को दोबारा से देख लीजिएगा. Tactile stimulation of the siphon of Aplysia results in gill withdrawal. ये A डायग्राम में दिखाया गया, और जो डायग्राम B8 shows the extent of the withdrawal, कि कहाँ तक गिल जो विड्रॉ होते हैं. It lessens और ये जो डायग्राम B में ग्राफ नजर आ रहे हैं आपको, it lessens the animal habituates with the progressive stimulation 1, 6, 11, 13. जैसे जैसे स्टिमुलेशन बढ़ रही है एनिमल यूज टू हो रहा है. And then application of a small electrical stimulus to the animal's tail between 13 and 14, ये एरो शो कर रहा है कि यहाँ पे electrical stimulus प्रोवाइड किया गया. It results in full gill withdrawal और dishabituation. कि एनिमल ने फिर से गिल को विथड्रॉ कर लिया, जिसको विथड्रॉ करना कम कर दिया था, या हैबिचुएशन जो है वो हो गई थी, वो फिर से डीहेबिचुएशन की तरफ एनिमल चला गया, या फिर से वो रिस्पॉन्स उसमें शो हुआ. तो ये हमारे पास इसका हैबिचुएशन के साथ साथ डीहेबिचुएशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि एनिमल उसको अनलर्न कर देते हैं वो जो चीज है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो उनके लिए ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना यूजफुल हो उनके लिए. Well, dishabituation, the reactivation of the reflex, if you like, can be achieved if a sharp pinch is applied to the animal's tail. कि sharp pinch से उस dishabituation को दोबारा से गेन किया जा सकता है, ये gill withdrawal reflex को दोबारा से stimulate किया जा सकता है. The fact that an habituated animal or habituated behavior can be reversed, it makes some biological sense कि एनिमल को अल्टीमेटली तो अपने आप को सेफ रखना है ना, उसके लिए वो एनिमल जो है वो जहाँ यहाँ पे ये लिख रहे हैं that after all, while it may be safe for Aplysia to assume that a repeated tapping on one part of its body is just a seaweed frond moving in the current, कि एक normal stimulus है जो repeatedly इसके ऊपर टैप कर रहा है. It certainly isn't safe to assume that a new stimulus is the same thing, कि अगर नया स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट वो सेम रिस्पॉन्स नहीं देगी. इसलिए वो डिसहैबिचुएशन उसमें जो है वो आपको नजर आएगी. इस एक्सपेरिमेंट में हमने डिसहैबिचुएशन को देखा. इन कंडीशनिंग और एसोसिएटिव लर्निंग terms we can think of the periodic tactile stimulation of the animal as being an unconditional stimulus and the animal's gill withdrawal reflex as the appropriate unconditional response. कि ये आपने अनकंडीशनल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एग्जांपल अभी देखी. To find out if Aplysia was capable of learning by association, जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया,
They paired a small electric shock to the tail, हमने जैसे कि अभी जिक्र किया शुरू में, with a conditional stimulus that took the form of tactile stimulation of the siphon. जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी तो द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व्ड द एप्लीकेशन ऑफ unconditional stimulus and then conditional stimulus immediately after it every 5 minutes. Paired conditional stimulus or unconditional stimulus दोनों एक साथ जब दिए गए, whereas the stimulation applied to the animal in a second group involved an alternation of the unconditional and conditional stimulus every 2.5 seconds. जब 30 ट्रायल्स तक एनिमल्स को ट्रेन किया गया पेयर्ड कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, द ग्रुप एग्जिबिटेड a much stronger response to the unconditional stimulus than did those animals in the unpaired unconditional and conditional group. ये figure 4.8 आपके सामने shown है. These findings suggest that not only an aplysia is able to learn that one stimulus predicts another, but that in some way information about the relationship between the two stimuli is retained in the memory of the animal for a period of about 4 days. जैसे एक ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा जिसमें पेयर्ड स्टिमुलाई को भी शो किया गया और अनपेयर्ड स्टिमुलाई को भी. Just look at this. After training, aplysia gill withdrawal is greatest for those animals in the paired group. It also clear that association is remembered by the animal for more than 4 days. ये शुरू में आपको नजर होगा ट्रेनिंग पीरियड और फिर उसकी रिटेंशन, कब तक जो है वो रिटेंशन हुई उसकी रिस्पॉन्स की, और इस एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है मीन ड्यूरेशन ऑफ द साइफन विथड्रॉल, के वो कितनी ड्यूरेशन में साइफन जो है उसको विथड्रॉल रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर रही है. शुरू में कम है, फिर ज्यादा हुई और फिर हैबिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई है. वेल, इस मेमोरी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए न्यूरोनल पाथवे को यहाँ पे शो किया गया. एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द न्यूरल pathways involved in the aplysia gill withdrawal reflex have provided important insights into at least one of the mechanism by which memory operates. कि memory operation किस तरह से चल रहे होते हैं animals में. ये एक simplified सा neural pathway है. In this model, 3 different sensory neurons each have the potential to stimulate a motor neuron that will in turn trigger the withdrawal reflex. कि 3 sensory neuron है जो motor neuron के साथ connected है और वो motor neuron withdrawal में involved है. One of these neurons provide a connection to the animal's tail. एक टेल के साथ कनेक्टेड, दूसरा साइफन के साथ, और थर्ड उनकी जो मेंटल कैविटी है या जो मेंटल क्लियर है उसके साथ एसोसिएटेड है. ये टेल एरिया से सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, ये मेंटल के शेल्फ से न्यूरॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं, एंड अनदर न्यूरॉन इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द साइफन एरिया. और ये इस मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, जो मोटर न्यूरॉन अल्टीमेटली गिल एरिया के साथ जाके कम्युनिकेट करेगा या गिल एरिया के साथ जाके रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, गिल विथड्रॉल रिफ्लेक्स. तो ये इसका पाथवे जिसको स्टडी किया गया. Experimentally, it is possible to artificially stimulate each of these neurons in order to stimulate the kind of stimulation that we discussed when we considered the way in which aplysia learns by association. कि इन तीनों पाथवे से उसको जो है वो रिलेट किया जा सकता है, एसोसिएट किया जा सकता है. By monitoring changes in the behavior of the individual neurons and synapses that they form, we can determine their role in learning process. कि हर एक न्यूरॉन के एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करने के हवाले से क्या रोल हो सकता है. One way to do this is to train our neuronal model to associate one stimulus with another in exactly the same way that Pavlov did as well as Curie and his colleagues did. So if stimulation of the siphon area is always coupled with stimulation of the tail, अगर siphon area और tail को एक साथ stimulus दिया जा रहा है, we have a paired conditional stimulus और unconditional stimulus pair बन जाएगा हमारे पास, and we would expect that learning to take place, कि उसमें learning होगी, conditioning develop हो जाएगी. For comparison, we would never follow mental stimulation with tail stimulation and would expect no learning to occur. कि इसमें जो है वो mental के साथ learning नहीं develop हो रही, दूसरे pathway के साथ learning हो रही है. When such an experiment is carried out, the result presented here are obtained. ये pre-test results हैं और इसमें conditioning stimulus CS plus जो है pathway, ये है it was paired with a tail shock CS plus, और जब इसकी पेयरिंग नहीं हुई तब CS माइनस के साथ जो है उसको शो किया गया. CS माइनस
अनपेड फॉर्म में, और CS+ जब उसको पेयरिंग मिली तो रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, चेंज इन मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी कितनी ज्यादा है पेयर्ड फॉर्म में। ये प्री टेस्ट और टेस्ट के बाद, एप्लीकेशन के बाद, दे डेमोन्स्ट्रेट दैट कंडीशनिंग रिजल्ट्स इन हायर मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी। जाहिर है एक न्यूरॉन में आपने पढ़ा था कि जब यूज टू हो जाते हैं न्यूरॉन, जब उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो जो कंडीशनिंग के बाद, कंडीशनिंग से पहले तो ये होता है ना रिस्पॉन्स कम आ रहा है, जाहिर है जैसे वो रिंगिंग ऑफ बेल वाली बात याद करें, तो सिर्फ बेल से जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसको स्टिमुलस को पेयर कर दिया गया विद द प्राइमरी स्टिमुलस सलाइवा प्रोडक्शन रिस्पॉन्स के साथ, तो फिर बेल बजाने से भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था। यानी पेयर्ड स्टिमुलस से जो है वो रिस्पॉन्स ज्यादा हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन, एक साइड के न्यूरॉन जो फूड को परसीव कर रहे थे आई से, और जो दूसरा हेयरिंग के न्यूरॉन से उसके बेल को जो सुन रहे थे, वो पेयर हो गए, और फिर हेयरिंग के न्यूरॉन्स ने भी सलाइवा की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके थे, पेयर्ड हो चुके थे। Stimulation of the tail causes the stimulation of the modulatory interneurons in the same way, which forms synapses with the sensory neurons from both the siphon and the mental. This stimulation triggers the release of serotonin at these synapses. इनका जो neurotransmitter जो used to बनाता है उनको, वो है serotonin. And if one of the sensory neurons fires at the same time as this serotonin release occurs, a relatively permanent change in the sensory neuron synapses occur, with the result that it will subsequently release higher than the normal amount of neurotransmitter. दोबारा से उस एग्जांपल पे आ जाएं कि अगर बेल बजाने से और फूड सामने लाने से स्पेसिफिक स्लाइवा को रिलीज करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे रिलीज हो रहे थे, तो फिर डे आफ्टर द डे जब वो न्यूरॉन यूज टू हो गए, तो बेल बजाने से भी उतने ही जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और उतनी ही स्टिमुलेशन हुई। When this happens, the response of the motor neuron is amplified. जाहिर रिस्पॉन्स इंक्रीज कर जाता है जब वो कोई न्यूरॉन यूज टू हो जाता है। So in the example, learning is brought about via an increase in the effectiveness of the neuronal pathway. और जैसे ही ये इफेक्टिवनेस को रिड्यूस किया जाएगा, जैसे ही वो स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाएगा विद द प्राइमरी स्टिमुलस, अगर बेल बजाना खत्म कर दी जाएगी, तो ये डिसहैबिचुएशन भी हो सकती है, जो कंडीशनिंग है वो रिवर्स भी हो सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनिंग प्रोसेस। और बेटा अगर इसके हवाले से